see, our next chapter is capital asset pricing model, that is CAPM. Okay, and it is arbitrage pricing model theory, and it is known as APT. Anyways, what is important in chapter is CAPM method, capital asset pricing model. Why am I shifting to directly 8th chapter, leaving 6th and 7th? Because because just of your हाँ, कैप्टन मेथड के हमने जो चैप्टर किया था ना आपका, ये पोर्टफोलियो रिवीजन एंड इवैल्यूएशन, उसमें yes जेनसन ma'am, मेशर में हमने कैप्टन मेथड यूज किया ऑलरेडी. So it will be yeah easy ma'am, for you to memorize the formula and also the sums. Okay. Now let us quickly begin with CAPM method. CAPM means capital asset pricing model. That means you have to price, you have to check the prices of the shares with the help of capital assets. Okay. Means your business is dependent on those capital assets, and उनकी वजह से आपकी assets and liabilities की वजह से मार्केट में आपकी गुडविल क्या है. ठीक है. और मार्केट में उस गुडविल की वजह से आपके शेयर प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होता है. It was developed in 1960s by three researchers. तीन रिसर्चर्स ने ये मॉडल क्रिएट किया था. विलियम शार्प, जॉन लिंटर एंड जैन मॉसन. इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद से उन्होंने डेवलप किया था. ठीक है. तीनों ने जॉइंटली नहीं किया हुआ है उन्होंने. कॉन्सिक्वेंटली द मॉडल इज ऑफन रेफर टू एज शार्प लिंटन मॉसन. मतलब तीनों के नाम को जोड़ के भी इसको बोला जाता है. देखो, विलियम शार्प मतलब शार्प, जॉन लिंटर मीन्स लिंटर, एंड जैन मॉसन मीन्स मॉसन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. सो इसको SLM भी बोलते हैं, SLM कैपेन, दैट इज शार्प लिंटर मॉसन. ठीक है. द कैपिटल मार्केट थ्योरी इज अ मेजर एक्सटेंशन ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी. जो मार्कोविट्स मॉडल में हमने पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ी थी ना, एफिशिएंट पोर्टफोलियो कैसे हमको सिलेक्ट करना चाहिए रैशनल इन्वेस्टर को, हाउ दे शुड बिल्ड एफिशिएंट पोर्टफोलियो, हमने पढ़ा था ना मार्कोविट्स मॉडल में. तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी उसी को ही, उसका ही मेजर एक्सटेंशन है. मतलब ये भी आपको वही बताता है कि जिसके रिटर्न ज्यादा अच्छे हैं उस पोर्टफोलियो को हमको सिलेक्ट करना चाहिए. Therefore, capital market theory tells, क्या बताता है ये, how assets should be priced in the capital market. मतलब कैपिटल मार्केट में आपकी एसेट्स को प्राइसिंग कैसे की जाती है. एवरीवन बिहेव्ड इन अ वे पोर्टफोलियो थ्योरी सजेस्ट. अगर अगर सच में सबने वैसे ही बिहेव किया, सब कुछ चीजें वैसे ही चल रही हैं जैसे थ्योरी में लिखा हुआ है, तो आपके प्राइस, आपकी कैपिटल मार्केट में एसेट्स की प्राइस क्या होनी चाहिए. This is known as capital asset pricing model. Therefore, it is a relationship that how assets be priced in the capital market. आ रहा है समझ में. अब इसमें हम किसकी हेल्प लेते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क. टोटल रिस्क की हेल्प नहीं लेते कैपेम में. कैपेम में हमेशा हम सिस्टमेटिक रिस्क की हेल्प लेकर रिलेशनशिप निकालते हैं कि अगर मैंने ये सिस्टमेटिक रिस्क अप्लाई किया तो मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होंगे पर्टिकुलर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद. वो भी लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो समझेगा. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड, दो चीजों के बीच में ये रिलेशनशिप होता है. एक सिस्टमैटिक रिस्क मतलब बीटा, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फॉर द एसेट्स. मतलब एसेट्स में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, पर्टिकुलरली कौन से एसेट्स की बात चल रही है यहाँ पे, स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऐसे स्टॉक्स की बात चल रही है. अगर मैंने उनमें इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे कितने रिटर्न्स मिलेंगे. ठीक है. और अगर अगर मैंने सिस्टमेटिक रिस्क अप्लाई किया तो मेरे रिटर्न्स क्या हो जाएंगे. तो ये मेरा कैपेम मॉडल बताते हैं. ठीक है. तो इसकी फॉर्मूला भी ऐसे ही बनाई गई है. आर एफ रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं ना आपको, तो आर एफ मतलब रिस्क फ्री रिटर्न्स प्लस बीटा ब्रैकेट आर एम माइनस आर ए. आपने ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ी हुई है. ठीक है. इस मॉडल के ना कुछ अजम्पशंस हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है,
assumptions underlying CAPM मॉडल। क्या क्या assumptions हैं एक बार क्विकली देख लेते हैं, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है अगर रिटर्न एग्जाम में आते। इन्वेस्टर्स आर वेल्थ मैक्सिमाइजर्स, मतलब हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको चाहिए होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेक्ट होता है रिटर्न्स बढ़े और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेक्टेड लेवल पे रहे, मतलब रिस्क एक लेवल पे रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी हुई है उस पे रिटर्न्स मेरे बढ़ने चाहिए। पहला तो ये अजम्पशन है। दूसरा, इन्वेस्टर्स कैन बोरो, मतलब इसमें ना हम बोरो भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही दिखाई जाए। इन्वेस्टर्स कैन बोरो और लैंड अनलिमिटेड अमाउंट एट रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट पे हम बोरो भी कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को बोरो करने की छूट है। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन शॉर्ट सेल्स, जरूरी नहीं है आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करो और बेच, अमाउंट अर्न करके, मार्केट के हिसाब से अमाउंट अर्न करके वेल्थ को मैक्सिमाइज करो, नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी चलेंगी, ठीक है। ये मॉडल बताते हैं आपको। नेक्स्ट इज ऑल इन्वेस्टर्स हैव सेम एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू मार्केट, मतलब सारे इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस मार्केट से सेम होती हैं, ठीक है, ये अजम्पशन ली गई है यहाँ पे, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी होता है, सबकी एक्सपेक्टेशन सेम थोड़ी होती है, ठीक है। ऑल फाइनेंशियल एसेट्स आर फुली डिविजिबल, आपके जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो फुली डिविजिबल है, मतलब किसको भी कैसे भी किसी भी टाइम पे आप अगर बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, ठीक है। देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सारे सिक्योरिटीज को बेचना खरीदना विदाउट ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाए, पर इन्होंने ये अजम्पशन ली है। देयर आर नो टैक्सेस, ऐसा होता ही नहीं है, सारे सिक्योरिटीज पे टैक्स फ्री थोड़ी होता है, कुछ सिक्योरिटीज पे होता है, कुछ सिक्योरिटीज पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगाए जाते हैं जिसको बोलते हैं एसटीटी, ठीक है। तो ये देयर आर नो टैक्सेस करके अजम्पशन ली है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा हर सिक्योरिटी पे पॉसिबल नहीं होता। नो इन्वेस्टर्स एक्टिविटीज कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस, मतलब एग्जाम्पल ले लो, अगर ऐसे लाखों इन्वेस्टर्स हैं, पर्टिकुलर एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, पर्टिकुलर कंपनी के सिक्योरिटी में, तो समझो अभी कुछ लोग हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने बेचा, तो these are the activities ना, no investors activities can influence the market prices, मतलब जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जब हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स अगर मार्केट में मतलब मार्केट प्राइसेस को देखकर अपने शेयर्स को बेच देते हैं, तो क्या आपके शेयर प्राइस पे इफेक्ट नहीं होगा? जरूर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस पे इफेक्ट नहीं होगा? जरूर होगा। तो इन्वेस्टर्स की एक्टिविटीज पे भी मार्केट प्राइसेस का इन्फ्लुएंस होता है, जबकि ये मॉडल बोलता है हमने अजम्पशन लिए, इफेक्ट नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। द क्वांटिटीज ऑफ ऑल फाइनेंशियल एसेट्स आर गिवन एंड फिक्स्ड, अभी जो भी आपकी फिक्स फाइनेंशियल एसेट्स होती है ना, सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, उनकी जो क्वांटिटी है ना वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। ये अजम्पशंस ली गई हैं इस मॉडल की। अभी देखो ये ना इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो हम यहाँ पे फॉर्मूला फिर से दी हुई है, आर एफ प्लस बीटा आर एन माइनस आर एफ, वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन के हिसाब से दी हुई है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक कैपिटल मार्केट लाइन होती है, एक सिक्योरिटी मार्केट लाइन होता है। चलो आया ही है तो बता देती हूँ, मैंने सोचा था हम सम्स कर लेंगे पहले, पर आया ही है तो बता देती हूँ। देखो कैपिटल मार्केट लाइन क्या होता है, जब सारे इन्वेस्टर्स है ना होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? होमोजीनियस मींस होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है? सेम एक्सपेक्टेशन। यस, सेम, मतलब सारे इन्वेस्टर्स अज्यूम किए जाते हैं यहाँ पे कि आप सेम एक्सपेक्टेशन रखते हो, हेंस ऑल ऑफ देम विल सेम सेम एफिशिएंट फ्रंटियर, मतलब आप सारे के सारे एफिशिएंट फ्रंटियर में आएंगे, मतलब सबको चाहिए कि मैंने बेस्ट चूज करना है,
ठीक है, तो every investor will seek to combine the same risky portfolio with different level of lendings or borrowings according to his desired level of risk. मतलब सबका बेशक रिस्क लेवल अलग अलग होगा, लेकिन उनको चाहिए तो वही ना कि पोर्टफोलियो का रिस्कनेस कम हो और रिटर्न ज्यादा हो। सबको सेम चाहिए ये चीज, बिकॉज ऑल इन्वेस्टर्स होल्ड द सेम रिस्की पोर्टफोलियो, देन इट विल इंक्लूड ऑल रिस्की सिक्योरिटीज इन द मार्केट। मतलब जितने भी लोग हैं वो सब एक ही तरीके के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज है वो सारी की सारी रिस्की हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? दिस पोर्टफोलियो ऑफ ऑल रिस्की सिक्योरिटीज इज रेफर टू एज मार्केट पोर्टफोलियो। तो इस सबको मिला के बोला जाता है मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब होता है सबके सब जब उसी पर्टिकुलर अजम्पशन लेकर, सेम इन्वेस्टमेंट लेकर उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट मतलब सबने उसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो नहीं है, वो मार्केट पोर्टफोलियो बन गया। आया समझ में? तो उस हिसाब से ना मार्केट में जो सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी की जो फ्लक्चुएशंस है ना, मार्केट पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसाइड होती है। कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोगों ने विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आप ये लाइन देखोगे ना, ये जो डायग्राम में लाइन बनी हुई है, इट इज नोन एज कैपिटल मार्केट लाइन। आया समझ में? मार्केट लाइन, ये इसकी जो मिड पॉइंट होती है ना, यहाँ पे जो एंड वाली पॉइंट बताइए, इतना मेरा रिस्क है और इतने मेरे रिटर्न्स है। तो ये जो इसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताइए ना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव फ्रंटियर। इफेक्टिव मतलब इतने गिवन लेवल ऑफ रिस्क में मेरा गिवन लेवल ऑफ रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अजम्पशन है कि यहाँ पर मुझे रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, इतने रिस्क लेने पर इतने रिटर्न्स मुझे मिलेंगे। तो सारे लोगों ने यहाँ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, सारे इन्वेस्टर्स ने। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ कैपिटल मार्केट लाइन क्या होता है? डिटेल में नहीं जाना है इतना, लिमिटेशंस वगैरह उसके नहीं पढ़ने, ठीक है। अब देखिए सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होती है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन में आप गिवन लेवल ऑफ रिस्क नहीं लेते हो। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल सिक्योरिटी की लाइन क्या है, मतलब वहां पे क्या था, मार्केट की सिक्योरिटी लाइन। पूरा मार्केट में जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, उसके बेसिस पे आपको बताया जाता है कि आपका गिवन लेवल ऑफ रिस्क कितना होगा और उस पर रिटर्न्स कितने होंगे। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट लाइन एक एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के बारे में आपको जानकारी देगा। एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में रिस्क कितना इन्वॉल्व है और उसकी वजह से रिटर्न्स कितने होंगे। सो ये कैपेम मेथड को फॉलो करता है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन कैपेम मॉडल को सपोर्ट करता है, रादर आई शुड से दैट। लिखा हुआ है देखो, सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, लीनियर मीन्स, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर मीन्स जो जो आपकी आपकी जो एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से आपका सिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेट करते हुए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको मिलना, मतलब उसके साथ साथ जाता है, जो लीनियर, ऑपोजिट नहीं जा रहा है आपका, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या हैं और उस हिसाब से आपका रिस्क कितना है, ऑन विच बोथ द पोर्टफोलियोज, on which both portfolios and individual security can lie। मतलब आपके आपके पोर्टफोलियोज और आपकी जो सिक्योरिटी है दोनों आपको दिखेंगी। मतलब पर्टिकुलर रिस्क कितना है पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, मार्केट फ्लक्चुएशंस कितनी है, उस हिसाब से क्या आपकी सिक्योरिटी पे फर्क पड़ा, उसकी वजह से मार्केट की फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके सिक्योरिटी पे क्या फर्क पड़ा। क्योंकि जो मार्केट की फ्लक्चुएशंस है उसी के हेल्प से तो हम सिस्टमेटिक रिस्क मतलब बीटा कैलकुलेट करते हैं ना। तो बीटा क्या इम्पैक्ट डालता है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे, और उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में से मुझे कितने रिटर्न्स अर्न होकर मिलते हैं। सो दैट इज नोन एज सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेम मॉडल। कैपेम मॉडल को ही सपोर्ट करता है, लेकिन ये उसका वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो ही कैपेम। ये देखो एक अंडरलाइन अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी दी हुई है, ये देखो मार्केट पोर्टफोलियो है ये आपका, जहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रही है। अगर
अगर मार्केट पोर्टफोलियो की वजह से आपके रिटर्न्स नीचे जाएंगे, अगर ये देखो ये लाइन है ना, ये नीचे जा रही है, अगर ये लाइन नीचे जा रही है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन है ये पूरी, अगर ये इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से नीचे है तो सिक्योरिटी को बोला जाता है अंडर वैल्यूड। मतलब हमारी जो सिक्योरिटी की वैल्यू है ना वो नीचे जा रही है, डाउन, माइनस में जा रही है, कम हो रही है वैल्यू। और अगर इस पॉइंट से ऊपर जा रही है लाइन, इसको इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर जा रही है, तो इसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी। मतलब आपने ये देखो ना, आपका 1.0 और 1.2 के नीचे, मतलब 1.1, 1.1 जो है ना वो आपका मार्केट पोर्टफोलियो है। अगर उसके नीचे जाओगे तो सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर वैल्यू, 1.1 के नीचे। और 1.1 के ऊपर अगर आपका रिस्क जाएगा, रिस्क की बात चल रही है, तो आपकी जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन अगर उसके ऊपर जा रही है तो उसको बोलेंगे ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. अभी देखो कैपेन की फॉर्मूला उन्होंने एक बार रिपीट करी हुई है, आर एफ प्लस बीटा, आर एफ माइनस आर एफ। ये वापस उसने कैपेन को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। कैपेन में हमको ये पता लग जाता है कि कैपेन की मदद से हमको ये पता लग जाता है कि मेरा मार्केट में मेरा जो शेयर प्राइस है वो अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है कि करेक्टली प्राइस्ड है। एटलीस्ट ये पता चल जाता है मुझे कैपेन की मदद से। ठीक है, मतलब एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमको मार्केट पोर्टफोलियो के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पता लग जाता है, अगर उसके नीचे है तो अंडर वैल्यूड है, वहां पे खड़ा है तो करेक्टली वैल्यूड है, उसके ऊपर गया तो ओवर वैल्यूड है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, अभी जो भी हमने पढ़ा वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में पढ़ा। उसमें कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, ओके, 10 मिनट्स आर देयर नो, मीटिंग में अभी है 10 मिनट्स, सो एटलीस्ट हम एक सम कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। Okay, see. Following are the details of three portfolios. Let me just explain you once, and then I will give you time to note down. Is that okay? Yes, ma'am. Okay, see. Following are the details of three portfolios. There are three different portfolios and market indexes given. Average means average returns. Here, average means average returns. What you call as expected, sorry, the given returns. Okay, actual returns 13%, 12%, 11%. And market index means our average returns of market, means RM is 11 percentage. Okay, standard deviation is given, I think, which is of no use, and beta is also given, which is actually in use of, I mean, which will be used in our formula. Risk free return is 8% RF, so it will be actually used in the formula, without which we will not be able to complete and calculate our expected returns. Compute the expected returns as per capital asset pricing model. This will be the question. So how you need to solve? We need to calculate expected returns using CAPM method. You will write expected returns is equals to RF plus beta, RM minus RF. This is the official formula that is given in our textbook. Now this is portfolio 1. Now look, what is RF here? RF is same for
all the portfolios which are given in the question. So whatever portfolio is there, RF will be 8%. Can you see portfolio 1 RF 8, portfolio 2 RF 8, portfolio 3 RF 8. Is it clear everything? I mean to Yes, everyone? ma'am. Yes, ma'am. Plus beta. Beta will be changed according to the portfolio, because every portfolio will not carry same beta. No, it is not. It is not. Compulsory that every portfolio will have same beta factor. No, because maybe portfolio one is more riskier than portfolio two, and portfolio 2 is less riskier than portfolio 3, something like that. It can be that way. So the beta can be different of different portfolios. So portfolio 1 is 1.25, you will write plus 1.25. So portfolio 2 is 1.75, you will write plus 1.75. And portfolio 3 is 1.0. So you will write plus 1.0. Okay, these are the betas of different portfolios. Now, now in the bracket you have to write RM minus RF for every portfolio. It will be same because RM is 11 percentage. It is given in the question. Average returns of market index means market index के returns, the market returns RM, the returns of market. So it is 11%, so bracket 11 minus, again RF 8. So 11 minus 8 in the bracket of portfolio 1, portfolio 2, portfolio 3. And now look at portfolio 1. Let us solve this. 8 plus 1.25, it will be written same until the bracket is opened. So into 11 minus 8. So what is 11 minus 8? 3. So into 3 will be written, and meanwhile 8 plus 1.25 will be written same. Now always remember, plus जो एडिशन है वो बाद में होती है और जो मल्टीप्लिकेशन है वो पहले होती है अगर दोनों दिए हुए हैं, ठीक है ना. So 8 plus meanwhile it will be written same, and 1.25 into 3 means 3.75. So 8 plus 3.75 means 11.75 percentage. Similarly, you have to open the bracket of 2 and 3 and solve accordingly. You will get the returns. Now these are expected returns. Always remember, in the Jensen measure, what we were doing, this was the first step. Second step is to calculate the difference between actual and expected returns. Expected return. Now Yes. when we were doing Jensen measure, they were asking us to rank those portfolios. Right now, ranking the portfolio is not asked. Can you see? Have they asked anything related to ranking of the portfolios? No, ma'am. No, they are just asking you to calculate according to the CAPM method expected returns. They are just asking you to calculate expected returns. That's it. They are not telling you or asking you to calculate the difference between expected returns and actual returns. Now, suppose if they ask you the difference between, and they tell you to rank the products, portfolios. So how will you do it? Suppose he is asking you to rank the portfolio. So how will you do it? These are the actual Actual ones. minus Yeah, yeah, actual actual minus minus expected. expected. Very good. So actual is 13 minus expected is 11.75. समझ में आ रहा है कैसे करना है, जैसे हम जेनसन मेजर में करते थे. Yes, बट यहाँ ma'am. पे Yes, उन्होंने ma'am. रैंकिंग नहीं पूछी है. सो रैंकिंग नहीं पूछी है तो हमारा सम फिनिश सिर्फ कैपेम फॉलो करने का. समझा मैम. ठीक है, तो अभी हम क्या समझा करेंगे. मैम. अब ऐसे ही है सारे, अभी तो कुछ डिफरेंस नहीं है. लेट अस जस्ट सी हाउ मेनी सम्स आर देयर. एक दो चीज़ें आपको सिर्फ स्लाइटली डिफरेंस मिलेंगी, वो मैं आपको बताती हूँ. धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. जस्ट लेट्स चेक हाउ मेनी सम्स आर देयर. आई थिंक ओनली ये तो कोवरेंट्स का सम आ गया बीच में, बीटा और कोवरेंट्स का.
तो ये तो हम नहीं करने वाले हैं. सो आई थिंक इन ऑल 10 क्वेश्चंस आर देयर. ओके, तो कोशिश करते हैं जैसे आज ही ये हो जाए, फिर हमारा ये भी चैप्टर हो जाएगा. ऐसे पीएम सब्जेक्ट आपको इजी लगेगा बहुत, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आपको फॉर्मूला लगाकर आपको आंसर निकालना है. दैट्स इट. चलो, कम ऑन, आप नोट डाउन करो फर्स्ट सम, फिर आगे देखते हैं. ठीक है, ये 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी. एंड देन आप नोट डाउन कीजिए. मीनवाइल 5 मिनट्स की ब्रेक ले लेना, फिर हम लोग शुरू करेंगे. इज दैट ओके? Yes, ma'am.